अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबूज़र। PWA डिजिटल की जानिब से हम लोग फिर से एपिसोड 2 लेके आए हैं रियल टॉक्स विद अबूज़र का, जो कि स्पॉन्सर्ड है WBY हिमानी की जानिब से। और आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स से लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, एंटरटेनमेंट हो, या किसी के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो, या कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हर चीज के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इसको मिसयूज भी करते हैं और बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स इसको इससे फायदे भी पहुंचाते हैं। तो इट्स बेसिकली अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट जॉनरा के साथ चलते हैं। आज के हमारे एपिसोड में कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रो, यार, यूट्यूब का प्यार, रामेश सफ़ा। और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर और मॉडल। हमारे साथ मौजूद हैं सारा सरफराज, जो कि इंस्टाग्राम पे अपने नाम से, अपने काम से बहुत ज़्यादा पहचानी जाती हैं। हमारे पास मौजूद हैं रामेश सफ़ा साहब। और रामेश सफ़ा साहब, वेलकम टू आवर शो। एंड हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और ब्लॉगिंग कम्युनिटी से हमारे पास UAE से हमारे साथ मौजूद हैं सारा सरफराज। सारा सरफराज, हाउ आर यू? Assalamu alaikum. I'm good. How are you? आई एम गुड, वालेकुम अस्सलाम। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से कि हमारे साथ दो कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं और डिफरेंट जॉनरा है दोनों का। एक यूट्यूबर है और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ गुफ्तगू करके और बहुत सी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो रामेश भाई, आपसे मेरा ये कुछ सवालात हैं, लेकिन सवालात से पहले मैं चाहूंगा कि एक लड़का जिसने अपने दोस्त दानिश के साथ प्रोस मीट द वर्ल्ड का स्टार्ट लिया था यूट्यूब पे, तो क्यों लिया था और कैसे लिया था, आवाम जानना चाहती है। अच्छा। यार, सो मैं बहुत अरसे से कंटेंट बना रहा था। 2011 से आई बीन इन द कंटेंट इंडस्ट्री। और यूट्यूब वाज स्लोली पिकिंग लाइक अ लॉट ऑफ मोमेंटम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर 5 साल बंद रहा, जिसकी वजह से हमारी यूट्यूब कम्युनिटी काफी पीछे रही। बट ऑब्वियसली बाय द टाइम जब हमने यूट्यूब बनाने का सोचा, उस वक्त तक यू ऑलरेडी हैड दोज गेट्स ओपन। तो ट्रैवल मैं बहुत करता रहा हूँ पिछले 5-6 सालों के अंदर। एंड देन आई मेट अ गाय। एक प्रोजेक्ट के दौरान हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहे थे। तो वहां पे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैच हुई, एस्थेटिक हम लोगों का बड़ा मैच हुआ। वी वर लाइक वी स्टार्ट बाउंसिंग आइडियाज ऑफ ऑफ ईच अदर। फिर एक दिन आउट ऑफ नोवेयर मैं मेरा बस थाईलैंड जाने का प्लान हुआ था। जस्ट कॉल्ड हिम अप रैंडमली। आई वाज लाइक, ब्रो, डू यू वांट टू गो टू थाईलैंड? एंड ही वाज लाइक, हाँ चलो, कोई मसला नहीं है। तो बस वहां से वी स्टार्टेड आवर जर्नी। वी वर लाइक, चलो हम जा रहे हैं तो माइट एज वेल जस्ट स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स। आई डिडंट नो व्हाट व्लॉग्स वर। उसने मुझे बताया कि यार व्लॉग ये होता है। जिस उससे पहले मैं सिर्फ फोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग्स एंड इलस्ट्रेशंस एंड ब्लॉग्स के ऊपर बहुत फोकस करता था, रिटन कंटेंट के ऊपर फोकस करता था। वीडियो कंटेंट में मुझे इतना कुछ पता नहीं था। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू व्हाट अ वीडियो इज एंड व्हाट अ वीडियो लॉग इज सपोज्ड टू बी। एंड देन वहां से वी मेड अ कपल ऑफ व्लॉग्स और देन द ऑडियंस रिस्पोंडेड रियली वेल। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। अच्छा रामेश, आपसे मेरा ये इसी में से मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ब्लॉग्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, देन व्हाई फूड ब्लॉगिंग? फूड ब्लॉगिंग से स्टार्ट कैसे किया था आपने? तो हम लोग प्राइमरली, सो आई एम अ बिजनेस गाय। आई स्टडीड बिजनेस। हालांकि मेरा सारा काम क्रिएटिव के अंदर है, बट और लोग समझते हैं कि मैं आर्ट स्कूल गया हूँ, बट मेरा बैकग्राउंड पूरा बिजनेस का है। तो जब हमने ऑब्वियसली व्लॉगिंग शुरू करी तो इट वाजंट समथिंग कि यार बस हम बनाते रहेंगे एंड जब पैसा आना होगा आ जाएगा। देयर वाज लाइक अ प्रॉपर बिजनेस प्लान बिहाइंड इट। Obviously, we figured a lot of things out along the way, but food was something. It was a category जिसमें हमें पता था कि यार माइलेज बहुत आराम से मिलती है. You end up getting a lot of views. People like food. People can relate to the kind of content you make around food. And obviously हमें खुद भी बहुत पसंद है, because जब हम travel करते हैं तो यार हम खाना ही खाते हैं. Like that's why we travel, right? तो it just made perfect sense कि हम फूड के अराउंड ये सारी चीज करें। एंड देन हमने कोशिश करी थी शुरू में ट्रैवल के अराउंड भी कंटेंट बनाने की, बट पीपल वर लाइक, नहीं भाई, हमें सिर्फ खाना अच्छा है देखना है। तो वर लाइक, ठीक है, ऑडियंस कुछ खाना देखना है तो लेट्स जस्ट शो देम फूड।
जी तो सारा सरफराज, हमने आपका इंस्टाग्राम देखा। इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत सारे मतलब आपके ब्लॉग्स देखे, ब्लॉग्स के अलावा आपके गुल अहमद के शूट्स और ये सब देखा। तो आपका आगाज कहाँ से हुआ था? आप अपने आगाज के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, सो बेसिकली बाय एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का ही है। आई हैव डन माय एमबीए इन एचआर, बट समहाउ बिजनेस पढ़ने के बाद प्लान तो था कि कोई जॉब करूँगी और या बिजनेस सेटअप करूँगी, लेकिन समहाउ मेरा मॉडलिंग में आना हुआ और मैंने शूट्स करना स्टार्ट किए। आई गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स और ऑब्वियसली मॉनिटरी गेन्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा चलो वैसे भी इसकी शेल्फ लाइफ तो बहुत कम है, तो कुछ टाइम ये कर लेते हैं एंड देन डिग्री तो है आपके पास, यू कैन ऑलवेज परस्यू योर करियर इन दैट थिंग एज वेल। तो जब वो करना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि मेरा रुझान उसकी तरफ है, एज इन के ऑब्वियसली ग्लैमर। फिर मैंने अपना मेकअप कोर्स किया लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से। फिटनेस में मेरा काफ़ी ज़्यादा रुझान था, तो आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन फिटनेस एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि मेरा इंटरेस्ट और मेरा शौक जो है वो ग्लैमर और इन चीज़ों की तरफ है। तो उसके बाद मैं यहाँ दुबई मूव हुई। आई गॉट मैरिड 2 years ago एंड फिर ऑब्वियसली मैं मॉडलिंग उस तरह यहाँ तो नहीं कर सकती थी, बिकॉज यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट माहौल और चीज़ें हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी। थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड देन आई रियलाइज कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट शेयरिंग दिस कंटेंट, और जो नॉलेज और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से अपनी सीखी है, जिस तरह मेकअप टेक्निक्स हो गई, फिटनेस हो गया, या यहाँ जो दुबई में जो लोग रहते हैं और दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, जो पाकिस्तान से आते हैं उनको होता है कि कौन सी नई जगहों पे हम जाएं, कौन से रेस्टोरेंट्स हम ट्राई करें। तो जो भी चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ वो चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं उसको इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, उसको उसको नॉलेज बेस बनाऊँ, अपने लाइफस्टाइल को शो ऑफ ना करूँ, बल्कि मेरे उस कंटेंट से किसी को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम इनटू दीज डेज and I'm enjoying it. I'm liking it. दैट्स गुड, दैट्स गुड। रामेश, रामेश, आप मुझे ये बताएं कि आपका पास्ट क्या रहा है। मतलब एक बच्चा जो कराची में पैदा हुआ, आई गेस कराची में ही आप पैदा हुए होंगे, तो आपने मतलब आपने ग्रोथ कैसे ली? आपका इंटरेस्ट किस साइड पे था बचपन से? क्योंकि हम हमारा ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट वेरी करता है एज बाय एज। तो आपका इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट से फिर आपने जो काम किया, पढ़ा, तो वो सारी चीजें, बिकॉज यू आर अ इलस्ट्रेटर, राइट? एंड बिजनेस आपने पढ़ी, मतलब ये वही वाली चीज हो गई, अम्मा पापा ने कहा एमबीए कर लो और बेटा ब्लॉगिंग करना चाह रहा है। तो आपका इसमें मतलब पास्ट क्या रहा? आपने स्कूलिंग कहाँ से की? पाकिस्तान में, कराची से? और जिस तरह अभी सारा ने बताया अपना कि उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे किया, आप भी बताना पसंद करेंगे? Yeah, so I always wanted to be an artist. मुझे हमेशा से ड्राइंग का शौक था. My dad is a painter. Obviously उन्होंने भी पेंटिंग को कभी भी एज अ प्रोफेशन नहीं करा. It was always a hobby. But ever since I was a kid मुझे पता था कि यार मुझे बस आर्टिस्ट बनना है. मुझे मेरे अम्मा पापा ने मेरी इनिशियल जो बुक्स होती हैं बच्चों की, स्टोरी बुक्स लाके दी जाती है, तो मुझे कॉमिक बुक्स मिलती थी. So my brother and I were really into comic books. हम लोगों को वीडियो गेम्स का बहुत शौक था. हमारी फैमिली थोड़ी सी ऐसी है. So we were really into cartoons, comic books and video games. मुझे इनफैक्ट बल्कि याद है कि मैं शायद 6 साल का था जब मेरे अब्बा मेरे साथ बैठ के वीडियो गेम स्ट्रीट फाइटर खेलते थे, एंड ही वुड रियली लाइक बुली मी इफ ही वुड बीट मी इन द गेम. बहुत मजेदार, मतलब मतलब बहुत he was really competitive. He was really competitive. It was like a great family thing. तो मुझे हमेशा से इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था. फिर ऑब्वियसली अब पाकिस्तान के अंदर अब ये बड़ा ही मसला है कि आर्ट को लेके ना लोगों का ये एक आइडिया है कि यार आर्ट के अंदर करियर आप नहीं बना सकते, और अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप सड़क के किनारे बैठ के लोगों की पोर्ट्रेट्स बनाएंगे और आप मजनू होंगे, पागल होंगे, कोई पैसे नहीं देगा, कोई आपको लड़की नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा. लोगों ने तो तो ये भी बोला कि यार तुम बड़े हो कि क्या कार्टून बनाओगे, मतलब इस हाँ, एग्जैक्टली. तरह लाइक द आइडिया ऑफ मेकिंग कार्टून्स वाज लाइक काइंड ऑफ एन इंसल्ट. जब उस वक्त लोग बोलते थे कि बड़े होके कार्टून बनाओगे, तो इट वाजंट समथिंग कि लोग एनकरेजिंग वे में बोलते थे. इट वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ एन इंसल्टिंग वे कि यार ये सब कर रहे हो तुम, बड़े होके क्या कार्टून बनाओगे. अब so I had to go through the traditional route of education. कि मैंने I did my pre-engineering O levels के अंदर, फिर A levels के अंदर I jumped into commerce की वजह से I had to go into bachelor's of business administration. BBA करा मैंने. अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनिवर्सिटी से पहले मेरा घर पे बहुत बड़ा पड़ा हुआ था, because I wanted to go to an art school. And my dad, regardless of how cool he was like कि नहीं यार, आर्टिस्ट को मैंने जिंदगी में कभी कुछ बनते हुए नहीं देखा है, तो तुम जाके अपनी डिग्री पूरी कर लो, उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना है तुम करते रहना. सो आई डिड दैट फॉर देम.
And as soon as I was done with my graduation, I was like, बस अब मुझे वो करना है जो मुझे अपनी मर्जी से करना है. And throughout my university life, I had already started experimenting with a lot of art ventures. तो 2011 में जब मैंने पहली अपनी कंपनी अपनी पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया मैंने. सो वी वर द फर्स्ट कॉमिक पब्लिशर्स ऑफ पाकिस्तान. कच्ची गोलियां कॉमिक्स के नाम से हमारी कंपनी थी. एंड वी वेंट रियली रियली बिग बैक देन. हमने कोई 10-12 लाख कॉपीज जो है विद इन अ ईयर जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने. आई वाज लाइक 21-20 इयर्स ओल्ड. तो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड माय फैमिली वाज लाइक ठीक है भाई समझ गया लड़का इसको क्या करना है इसको करने दो जो इसको करना है. सो आई मीन इट वाज प्रीटी गुड बाय दैट टाइम. So what do you think? It's getting better या वैसे ही है Oh जैसा yeah. पहले? नहीं यार it's amazing now. I think social media and exposure जिस तरीके से बढ़ाया है and alternative careers जिस तरीके से आप pop up हुए and you actually see success stories, right? 10 साल पहले someone who was making videos probably अगर आप उसको बोलते कि यार ये success stories है या success story है या 20,000 या 50,000 या 1 लाख लोग इसको aspire करते हैं ऐसा बनना, that was not possible 10 years ago. But now you have all these alternative careers and people are like यार हम इसमें success हासिल कर रहे हैं and people are looking up to us. तो आई थिंक अब बहुत बहुत बेहतर हो गया. आई नो इट्स नॉट लाइक हर जगह बिल्कुल नहीं है ऐसा बट बहुत बेहतर हो गया है एज कम्पेयर टू व्हेन आई स्टार्टेड. अच्छा तो रामेश आपके 2 YouTube चैनल है. एक ब्रोज मीट द वर्ल्ड जो कि आप लोगों ने लाइक स्लो किया हुआ है या मेरा ख्याल है बंद किया हुआ है, और दूसरा यार रामेश. तो और सारा सारा आपका इंस्टाग्राम लाइक अकाउंट है. तो आप दोनों के मतलब अभी एल्गोरिदम किस तरह से जा रहे हैं? लाइक आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स आपके किधर तक पहुंचे अभी तक? सारा यू वांट टू स्टार्ट? ओके, देखें अभी जो सिचुएशन थी सब लोग क्वारंटीन में थे, लॉकडाउन्स लगे हुए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो ऑब्वियसली अब हमारी जो है वो ये हाथ में मोबाइल हर वक्त होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑब्वियसली इस पे टाइम गुजारना शुरू किया था. बिकॉज अगर टीवी लगाते हैं तो न्यूज़ वगैरह में बहुत डिप्रेसिंग स्टफ आ रहा था और बीच में ये कह दिया गया था कि आप न्यूज़ देखना कम कर दें. तो इसके अलावा फिर जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स पर बचता है, उस पर भी बहुत सारे लोग अब सब कुछ देख ही चुके थे, नेट का वेट कर रहे होते थे. तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके जो फॉलोअर्स हैं एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इस दौरान बहुत ज़्यादा फ्री थी तो मैंने भी बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर किया है नॉर्मल से ज़्यादा. बट और ऑब्वियसली सब फारिग थे तो सबने ही बहुत ज़्यादा कंटेंट और पिक्चर्स, लोगों के पास कुछ नहीं था तो वो थ्रो बैक की पिक्चर्स लगा रहे थे. सो मेरे ख्याल से कि इस दौरान में दिस वॉज अ वेरी गुड टाइम अगर किसी को अपने एंगेजमेंट और अगर फॉलोअर्स बढ़ाने थे और अगर वो अच्छा कंटेंट शेयर करते तो चीज़ें यूँ क्लिक हो रही थी. एंड सो आई थिंक अभी रिसेंटली तो इट्स डूइंग वेरी वेल. और अगर हम पिछले टाइम से भी देखें अगर 3-4 साल से तो ऑब्वियसली बात है फॉलोअर्स विद टाइम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों को अब पता लग रहा है कि अब फेसबुक आई थिंक इट्स नो वेयर, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैं आपको इतना ज़्यादा खोलती हूँ. और जब से इंस्टाग्राम पे इन्होंने स्टोरी भी ले ली है तो मतलब स्नैपचैट को इन्होंने बिल्कुल कहीं उठा के फेंक दिया है. वरना हर वक्त लोग ये होता था कि जी स्टोरी शेयर हो रही है, जो चीज़ आपको पोस्ट पे नहीं डालनी कुछ टाइम के लिए चाहिए वो आपने खाने पीने अपने शेयर कर दिए, वो इंस्टा पे आ गया. इसके अलावा यूट्यूब के जितने ट्यूटोरियल्स वगैरह लाइक मैं प्लान कर रही थी कि मैं अपने यूट्यूब का एक चैनल लॉन्च करूँ प्रॉपर. बट जब से IGTVs आए तो वो मुझे था कि जी मेरी ऑडियंस यहाँ पे बनी हुई है और मुझे जो शेयर करना है मैं डायरेक्टली उनको रीच करूँगी एंड देन आई सी कि यूट्यूब की मुझे ज़रूरत पड़ती है या नहीं. तो जब से IGTVs आए हैं तो आई थिंक यूट्यूब के भी काफ़ी सारे मैंने देखा है कंटेंट क्रिएटर्स अब अपनी वीडियोस IGTVs पे भी डाल रहे हैं. टिकटॉक मुझे नहीं समझ में आती कि मुझे टिकटॉक नहीं समझ आती कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है. मैं आई एम नॉट ऑन टिकटॉक एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ अगर मैं अपना टाइम अपनी स्क्रीन को दे रही हूँ तो मैं या तो उससे कुछ सीखूं या तो मुझे एंटरटेनमेंट मिले. अब एंटरटेनमेंट का भी एक आई थिंक कैलिबर और एक लेवल होता है जो आई डोंट नो समहाउ मेरे उसको नहीं मीट करता. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टिकटॉक मच बट आई थिंक यूट्यूब इज़ अ ग्रेट थिंग और मुझे लगता है कि यूट्यूब अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा. बिकॉज देखिए इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई वीडियो सर्च करनी है तो आप हैशटैग्स के थ्रू जाते हैं, आप कोई टॉपिक नहीं डाल सकते. अब यूट्यूब पे कि अगर आपको खाना बनाना है आपने डाला जी आलू वाला पुलाव, आपके पास पता नहीं कितने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप किसी को भी पिक करें एंड यू कैन जस्ट वॉच इट. सो आई थिंक यूट्यूब स्टिल जो है वो एस कर रहा है बट इंस्टाग्राम ने भी अपना जो है वो गेम बहुत अप कर लिया है. अब मुझे भी याद है आज से 2-3 साल पहले या शायद उससे भी पहले मैंने YouTube पे सर्च किया था
कराची के फेमस खाने, सबसे पहले रामेश भाई का नाम है, रामेश भाई की चैनल। और मैंने उस दिन के बाद से फिर अपने छोटे भाई के साथ लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रामेश भाई आपका और दानिश भाई के कंटेंट का मैं फैन था। मैं छोटा सा था, अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन बहरहाल मैं फैन था, लिटरली फैन था। और मेरा एक एम था कि मैं फॉर एग्जांपल जब भी कराची जाऊं घूमने फिरने या जो भी, क्योंकि आई वाज लिविंग इन मुल्तान, आई एम अ कराची आइट, बट आई वाज लिविंग इन मुल्तान। तो मेरा ये था कि भाई मैंने मिलना है, ब्रोज से मिलना है, मैंने किसी और से नहीं, मुझे ब्रोज से मिलना है। लोग ड्रीम करते हैं यार इरफान जुनेजो से मिलेंगे, मूरो से मिलेंगे, मेरे को ब्रोज से मिलना है। तो ब्रोज, आपके सब्सक्राइबर किधर तक पहुंचे? लाइक लोग बहुत मैटर, ये नंबर्स बहुत मैटर करते हैं लोगों के लिए। यार सो आई डोंट थिंक कि हमारे लिए मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज वैसे में देखो, सो आई टेल यू व्हाई मेरे लिए मैटर नहीं करते। मेरी जिंदगी में और दानिश की जिंदगी में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि हमारे लिए ना अब वो नंबर एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज बन गई है। आई थिंक मैंने तो लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर, आई थिंक ब्रोज पे शायद 1.5 लाख है, 160 है, 140 है, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कितना है। और अच्छा, जस्ट सो यू नो कि अगर आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने बंद कर दिए, वो बंद नहीं करा है। हम रुके हुए इसलिए थे क्योंकि जाहिर है हमारा प्राइमरी जो मॉडल था वो ये था कि हम बाहर जाके खाने खाते थे। तो ऑब्वियसली जब से कोविड हिट द कंट्री, द वर्ल्ड, तो सही। बाहर के खाने का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही समझ लें इरेडिकेट हो गया। और आई डोंट थिंक इट्स कमिंग बैक एनी टाइम सून। तो हमने लिटरली पिछले हफ्ते ही पूरी बैठ के अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करी है कंटेंट की। और लोगों को लग रहा है कि लड़ाई हो गई, शायद ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रॉब्ली अगले महीने से जो है इंशाल्लाह अपना चैनल वापस स्टार्ट कर देंगे। और अब थोड़ा सा मॉडल डिफरेंट होगा होगा खाने के बारे में ही, बट ऑब्वियसली वी कांट गो आउट एंड, बिकॉज अगर हम बाहर जाके खाने खाएंगे तो इट गिव्स ऑफ अ बैड मैसेज लोगों को। जो पूरी हुकूमत बोल रही है आप घर में बैठे हैं और ये दो बैठे हैं पूरे दुनिया घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो वी डू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमने बड़ा रिस्ट्रक्चर किया अपने कंटेंट को। बट यू आर गोइंग रियली वेल, लाइक स्नीकर हेड और पता नहीं क्या क्या आपने स्टार्ट कर दिया यार रामेश, लिटरली यार, मतलब कंटेंट, मतलब एंटरटेनमेंट खत्म नहीं हो रहा रामेश भाई के पास से। तो बात ये है कि रामेश भाई के भी मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी हैं, सेम गोज फॉर सारा। तो आप लोग ऑडियंस को कैसे मैनेज करते हैं? असल टारगेट ये होता है ना कि बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सारे हेट्स, मैसेजेस और उल्टे सीधे मसले मसाइल फेस करने पड़ते होंगे, जाहिर सी बात है, सबको करने पड़ते हैं। रामेश भाई को भी बहुत सारे, अब हमारे पास एक यूट्यूबर है, उनका मैं जिक्र करूंगा, हमजा इब्राहिम। वो इतने मासूमाना और प्यारे अंदाज से जो है डील करते हैं अपने हेटर्स को, कि फिर वो हेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा ब्लॉक। तो आप लोग क्या करते हैं हेटर्स को, और अपने जो भाई होते हैं या बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं, उन दोनों को आप कैसे करते हैं, अपनी ऑडियंस को कैसे मैनेज करते हैं? जी रामेश। अच्छा, पहले सारा, आई रादर कि सारा पहले बताएं। ओके, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, बेसिकली देखें, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने पेज पे किस तरह का कंटेंट कर रहे हैं। मेरा जो कंटेंट है, जो जब मैं शेयर करती हूँ तो वो पता लग जाता है कि मैं किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ। तो मेरे ऑडियंस में जो है वो ज़्यादातर लड़कियां, औरतें, हाउसवाइफ्स होती हैं, जो मुझे ये पूछ रही होती हैं हमारे दाने निकल रहे हैं, प्लीज़ उसके लिए आप कोई क्रीम बता दें, मैं फला क्रीम लेकर आई हूँ तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, मेकअप में आजकल क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। कि तो मेरा कंटेंट उस तरह का होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फजूल मैसेजेस नहीं आते हैं, बट उसमें ऑब्वियसली इतना इजी है कि आप उसको ब्लॉक कर दें। और अगर आप किसी को सिंपली कह दें कि जी देखें प्लीज डोंट बॉदर मी, अगर फिर भी वो बंदा कॉन्स्टेंटली आपको मैसेज करे, यू कैन सिंपली ब्लॉक देम। बट मैं पर्सनली सोचूंगी कि अगर मेरे पास 100 मैसेजेस आते हैं तो उसमें 2 या 3 मैसेजेस इस तरह के होते हैं जो जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ऑडियंस है वो दे आर वेरी मैच्योर और डिसेंट, और कोई भी बॉदर करने वाले थे। हाँ, एट टाइम्स ये होता है कि जो आपसे काम के सवाल करने वाले भी होते हैं वो भी आपको जब डीएम भेज रहे होते हैं, आप उनको नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते, तो वो बिल्कुल फौरन बिल्कुल। नाराज हो जाते हैं कि आपने हमें जवाब नहीं दिया और आप पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही हैं और आपके पास टाइम नहीं है। और ये तो वो थोड़ा सा मुझे हर्ट करता है कि ऑब्वियसली आई डू शेयर कंटेंट और मैं इससे कुछ अर्न नहीं कर रही फिलहाल, ठीक है। मैं सिर्फ अपने उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही हूँ लोगों को एजुकेट करने के लिए। सो फॉर मी इट्स लाइक ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है जो मुझे मैनेज करनी पड़ती है। तो और कभी कभी बहुत ज्यादा सिली क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब वो चीज आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है लेकिन नीचे कमेंट में लोग आपसे पूछेंगे, फिर आपने कमेंट में वो जवाब दिया हुआ है, लोग नीचे फिर दोबारा से कमेंट पढ़े बगैर वही सवाल मुझे बार बार पूछेंगे।
तो मैं एक सवाल का 10 बार जवाब नहीं दे सकती। तो थोड़ा सा लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस चीज को वाइजली यूज करें, और अगर कोई अपना टाइम लगा के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको इतना ना बॉदर करे कि फिर वो भाग जाए। आई पर्सनली थिंक बिल्कुल, लाइक दिस। that's really good, valid points. बट ये चीज मैंने देखी है कि अब आपको स्टार बनने के लिए टीवी पे आने की जरूरत नहीं है। आप मतलब आप यूट्यूबर भी हैं तो भी आप स्टार हैं, आपके फैंस हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। आप इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर हैं और वो सेलिब्रिटी से ज्यादा फॉलोअर्स और ऑडियंस लेके बैठे हुए हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग कि जिनको अगर टीवी पे आने का या फिल्म में आने का मौका नहीं मिल रहा था और अगर उनको लगता है कि उनका कोई टैलेंट है तो वो इस तरह से भी अपनी ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा सारा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं, मेरे भी पिंपल्स निकलना शुरू हो गए हैं, इसके पीछे की रीजन क्या है? मुझे समझ नहीं आया। लाइक मुझे सिर्फ 3 महीने हो गए ऑस्ट्रेलिया में आए हुए, तो क्या ये एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, ये रीजन है, या मैं चॉकलेट ज्यादा खा रहा हूँ, ये रीजन है? और ब्रो ब्रो यू कैन ऑल्सो टेल मी दिस थिंग, बिकॉज आप लोगों ने देखिए भी कराची तो देयर वहीं पे आर चॉकलेट खाई लॉट ऑफ है। रीजंस। आई थिंक हम इसको ऑफ द शो, आफ्टर द शो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चले चले, बेहतर है जी रामेश। हम इसको शो के बाद। बट मुझे हाँ रामेश की ये बात बहुत अच्छी लगी कि देखें ही इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। जब इन्होंने कहा कि जी शो को हमने पॉज कर दिया है, क्योंकि ये जाके शूट कर सकते थे। रेस्टोरेंट्स वाले तो इस वक्त डेस्परेट हुए हुए हैं, अगर ये कहीं जाके शूट करते हैं तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई आप आके कुछ तो कर लें, हमारे मैसेज हमारे खाने को आप प्रमोट करें ताकि लोग आए और खाने। बट ही इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और इन्होंने ये स्टेप लिया है कि नहीं जी हम ये मैसेज अभी फिलहाल कन्वे नहीं करेंगे लोगों को कि वो घर से बाहर जाएं और बाहर जाके खाना खाएं, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड की वजह से वो कहीं ना कहीं हो सकता है नुकसानदेह हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग कंटेंट शेयर कर रहे हैं या जो अपना चैनल लेकर बैठे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो और काम की चीज़ शेयर करें और सही ऑथेंटिक चीज़ शेयर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी रामेश भाई। हाँ जी, तो अब आप बुली बताइए रमेश, आप कैसे जी मैनेज जी करते हैं लड़कियों के मैसेजेस जो आपको करती हैं कि जी दोस्ती कर ले रामेश भाई, हमसे, वैसे आप आपने सिंगल अभी हैं या थोड़ी देर नहीं। पहले बताया कि आप लोग सब कुछ चल रहा है, आप लोगों का बहुत सारी चीजों में आप लोग इन है, लेकिन अब तक आपकी शादी नहीं हुई, उसमें क्यों इन नहीं हुआ अभी तक आप? यार मसला ये है कि ये लोगों को लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई लाइक हो गई है, सबको लगता है, लिटरली हम लोगों को भी लगता है। एंड आई टेंड टू कीप माय पर्सनल लाइफ पर्सनल बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो क्या एट स्टेक है। ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली को ना मैं कभी कैमरे पे लेकर आया हूँ ना मैंने कभी किसी का जिक्र किया है, क्योंकि जैसे सारा ने बोला कि बहुत अजीब और गरीब किस्म के लोग होते हैं और स्टॉकर्स भी बहुत होते हैं और बहुत नेगेटिव किस्म की अटेंशन जो मैं तो हैंडल कर सकता हूँ बट मुझे पता है कि मेरी फैमिली हैंडल नहीं कर सकती। तो बिल्कुल है। आई वुड एक्चुअली रियली रियली वांट कि वो दिस कभी इज भी वेरी मेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आई डू द सेम। फैमिली सही सही, तो सॉरी बात। सारा आप बोल बिल्कुल, नहीं नहीं आई वेट आई आई डू द सेम एज हाँ वेल। जी जी नहीं, कंटिन्यू। आई नो, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात पॉइंट आउट की कि लोगों के एक तो ये होता है कि आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी पर्सनल लाइफ में भी आना शुरू कर जाता है। तो आप जरूरी नहीं होता कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं उतनी ही कंफर्टेबल अपनी पूरी पर्सनल लाइफ शेयर करने में भी हूँ, या मैं अपनी पूरी फैमिली को शेयर करने में, या मेरा हस्बैंड भी उससे इतना ही कंफर्टेबल हो कि वो कहे कि जी मेरी भी पिक्चर्स लगाएं। तो लोग थोड़े से अनोइंग इस तरह से भी हो जाते हैं कि वो फिर पर्सनल क्वेश्चंस भी करने लगते हैं। तो आई थिंक ऑडियंस को भी थोड़ा सा जो है ना वो एजुकेट करने की जरूरत है इस चीज को लेके। अब जैसे लोगों ने अभी पिछले दिनों, नाम नहीं लूंगा, शादी वायरल हुई हुई थी किसी की कोविड के दौरान, तो ये सारी चीजें तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ अगर आप सोशल मीडिया पे लेके आएंगे तो इवन मैं, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है इतने फॉलोइंग और ये सब कुछ, लेकिन स्टिल आई डोंट अपलोड पिक्चर्स विद माय फैमिली समटाइम्स, बिकॉज जाहिर सी बात है आई कैन हैंडल दिस थिंग बट माय पेरेंट्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर कांट। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। बहरहाल इसके अलावा सारा, बीन अ फीमेल, बीन अ गर्ल, सही है, आप तो शायद फेस कर रही हो, या मे बी बहुत सारी जो ब्लॉगर्स हैं या जो बनना चाहती हैं ब्लॉगर, वो इस वजह से रुक जाती हैं कि जी उनके पेरेंट्स बुरा सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? बिकॉज उनको क्या कह, आप उनको बताना क्या चाहेंगे, उनको गाइड क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहूँगी कि इंस्टाग्राम आप किसी सोशल मीडिया पे लें, वहाँ पे आपको हर तरह की ऑडियंस मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप बोल्ड हैं आपको वैसी ऑडियंस भी मिलेगी, अगर आप हिजाबी हैं आपके लिए हिजाबी ऑडियंस भी मौजूद है।
सो बेस्ट पार्ट जो इंस्टाग्राम का है वो यही है कि आप इस्लामिक चैनल भी खोल सकते हैं, आप जो है वो कुकिंग चैनल भी खोल सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ को लेके आप करें। आई नो अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स जो अपनी पर्सनल पिक्चर शेयर नहीं करती, खुद अपने उस पर जो है वो डेमोज या अपने फेस पे मेकअप करके नहीं कर रही होती, एंड दे आर डूइंग वेल। तो आप थोड़े से शुरू करें और नंबर्स के पीछे ना जाएं। देखें नंबर्स जो है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा कि आप जो है वो यू डूइंग वेल और समथिंग, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई होती है और जो है वो जिस पे सिर्फ 100 व्यूज़ आते हैं, और मैंने कोई बहुत बकवास बनाई होती है जिसमें मुझे लगता है कि यार आज तो कुछ भी लगाने के लिए ना, आज मैं ये पोस्ट कर देती हूँ, उस पर 10,000 आए हुए होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें है कि आप किस टाइम पे अपलोड कर रहे हैं अपनी वीडियो को, क्या वो वीडियो होम पेज पे थी, आपकी ऑडियंस तक पहुंची नहीं पहुंची। तो स्लो स्टडी विंस द रेस। आप आहिस्ते आहिस्ते जो भी कंटेंट है उस पर आप वर्किंग करें, रिसर्च करें, कुछ भी नहीं शेयर करें। अगर आप कुछ भी शेयर करेंगे तो आप जो ऑडियंस है वो भी बहुत समझदार हो गई है, उनको पता है कि जी हमने किसको फॉलो करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो आई थिंक आप बिल्कुल जो भी जिस भी तरह से कंफर्टेबल है दे शुड प्रोसीड विद इट। एंड हर कोई आई थिंक इसमें अगर अच्छा कंटेंट शेयर करे तो आगे जा सकता है, बिल्कुल। बट फैमिलीज का क्या, फैमिलीज को क्या समझाए? वो लड़कियां जो करना चाह रही हैं, आना चाह रही हैं सोशल मीडिया पे, बट वो रुक जाती हैं कि जी लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे। और रामेश भाई सेम क्वेश्चन आपके ऊपर जाता, लाइक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नए नए ब्लॉगिंग स्टार्ट करते तो अम्मा अब्बा कहना शुरू करते थे कि बेटा ब्लॉग ही बनाते रहोगे, और इस तरह से मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। अक्सर फैमिली वाले भी क्रिटिसाइज करते हैं, बाहर वाले तो चले बात की चीज है ना। तो घर वाले जो करते हैं उनको किस तरह मतलब आप गाइड करें, मतलब बच्चे किस तरह से गाइड करें अपने पेरेंट्स को कि जी अब आजकल का दौर ऐसा है और बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए ऑब्वियसली ये वाली प्रॉब्लम तो आती है, बट मैं ये कहूँगी कि देखिए एक तो ये कि आप इस पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करें अपनी फाइनेंसिस के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी जो बेसिक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ाई करनी है, एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उन चीज़ों को आप साथ साथ करें। और दूसरा ये कि आप अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम दें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब लोग ब्लॉगिंग में या इसमें आ जाते हैं, खाना आके रखा हुआ है, और अब ये तो ब्लॉगर्स की बात नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी होने लगा है कि अरे 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 अभी हाथ नहीं लगाना, अभी मुझे पिक्चर्स लेनी है। तो अगर आप एक फूड ब्लॉगर हैं या अगर, तो वो उस पर आपके सेंस बनता है। बट अब क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है फिर पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे जो पेरेंट्स और फैमिलीज हैं वो ओल्ड स्कूल के हैं। उनके जमाने में तो ये कहा जाता था कि जी पड़ोसी घर आए हैं तो खाना अंदर रख लो, नजर लग जाएगी। तो एक ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा होता है कि जी क्यों आप इतना दिखा रहे हैं अपने घर को, गाड़ी को, खाने को, अपने लाइफस्टाइल को। तो ऑब्वियसली बात है वो नजर वाला एक फैक्टर आ जाता है। बट आई वुड से कि अगर आप उस चीज़ को लिमिट्स में रह के करें और तरीके से करें तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी फैमिली को या आपके घर वालों को एतराज़ होना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है अगर लड़कियां हैं बहुत बोल्ड पिक्चर्स लगा रही हैं या बिल्कुल ही आउट हो गई हैं इंस्टाग्राम पे आके, तो उनका भी एतराज़ करना बनता है। तो आप पहले डिसाइड करें कि आप इंस्टाग्राम पे हैं क्यों। क्या आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है, क्या आप मॉडल बनने के लिए है, क्या आप अपने कपड़े दिखाने के लिए है? यू नीड टू डिसाइड योर ऑडियंस एंड देन उसके बेसिस पे आपके घर वाले आपको अलाउ करेंगे या जज करेंगे। सो आई एम श्योर अगर आपका रीजन अच्छा है और अगर आप अच्छी चीज लोगों को शेयर करना चाह रहे हैं तो आपके घर वालों को बिल्कुल एतराज नहीं होगा। दैट्स जी व्हाट आई थिंक। रामेश, आप क्या कहेंगे बच्चों को? यार मुझे लगता ये है कि ऑब्वियसली जब भी माँ बाप किसी बच्चे को बोलते हैं कि यार तुम ये नहीं करो, तो माँ बाप जो है उनका एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार देखो हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को चाहते हैं सक्सेसफुल देखना, राइट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेस, अनफॉर्चुनेटली हमारी इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर सक्सेस के कुछ मेट्रिक्स हैं जो कि आप कितना भी उससे डिसएग्री करें बट वो पूरी दुनिया उसी को एज सक्सेस काउंट करती है। सो यू नीड टू हैव अ मनी, यू नीड टू हैव मनी, यू नीड टू हैव अ स्टेबल इनकम, यू नीड टू हैव अ स्टेबल जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर। आपकी ऐसी चीज हो कि आप अपनी आपको जो लाइफस्टाइल है आप उसको अफोर्ड कर सकें और कंसिस्टेंटली सस्टेन कर सकें। ये दो तीन चीजें होती हैं जो कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए पॉसिबल हो। फेम की कोई कन्वर्जन नहीं होती, सही है। अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ और मुझे 100 लोग आके मुझसे ऑटोग्राफ मांगते हैं और मेरे पास अगर घर में खाने खाने के पैसे नहीं है तो उस फेम का कुछ कुछ नहीं फायदा, ठीक है। तो माँ बाप हमेशा ओल्ड स्कूल तो है, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स आल्सो वेरी रियलिस्टिक अप्रोच एंड दुनिया के अंदर यही होता है। तो मेरे साथ तो ये रहा है कि यार आई ऑलवेज न्यू कि भाई अब जिस तरह सारा ने बोला कि शी इज नॉट मोनेटाइजिंग ऑन द करंट
on her platform yet, and that's perfectly fine. I'm pretty sure she'll get to a point where it will start to get monetized, and then बहुत अच्छी तरीके से monetize होगा, क्योंकि बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर आप ऑब्वियसली पहले दिन से आपके पैसे नहीं आते. हमने भी जब अपनी अपनी चीजें बनाई तो ब्रोज मीट द वर्ल्ड को 2 साल लगे, 3 साल लगे बनने के अंदर. उसके बाद जब मोनेटाइजेशन हुई तो ऐसे हुई कि फिर हम मिलियंस की बात करते थे. हमारी फैमिलीज बोलती थी कि यार ये इससे इतने पैसे बन सकते हैं, बट उससे पहले सब ये बोलते थे कि यार इससे क्या कभी पैसे बन सकते हैं. तो साथ साथ आपको अपनी चीजें बैलेंस करनी होती हैं. अब जैसे मेरी, अगर इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, आई हैव 2 बिजनेसेस ऑन द साइड. आई एम अ बिजनेस गाय लाइक आई सेड. तो मेरे एक इंटीरियर डिजाइन का पूरा बिजनेस है, मेरा एक इलस्ट्रेशन की पूरी मेरी एजेंसी है, फिर मेरा फ्रीलांस का बहुत सारा काम है. मेरे पास 11 बंदों की टीम है जिससे हम पूरी दुनिया से फ्रीलांस काम उठाते हैं, इलस्ट्रेशन का वो करते हैं. सो इफ माय यूट्यूब चैनल डजंट मेक मनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए मेरा यूट्यूब चैनल इज माय क्रिएटिव आउटलेट, और अगर वो मोनेटाइज कर जाता है, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया है, तो वो मेरे लिए एक तरीके से एडिशनल बोनस इनकम है. तो आई रियली एग्री विद सारा कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको कोई प्लान तो होना चाहिए ना, कि मतलब अगर आप पता चला आपने बस यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, आगे पीछे का आपको पता नहीं है पैसे कमाने कब है, कैसे कमाने हैं. आपने 2 साल 3 साल लगा दिए और फिर आप रो रहे हैं कि घर में खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. आई थिंक दैट्स स्टूपिड. दैट्स लाइक, मतलब आई वुड नेवर एडवाइस एनीवन टू डू दैट. आई वुड ऑलवेज से कि आप प्लान के साथ जाएं. और मुझे लगता है कि लोग ना बड़े लेजी हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में ना उनको बड़ा मसला होता है. भाई आप अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उससे पैसे नहीं बन रहे, तो आपको साइड पे ऐसी कोई चीज करनी पड़ेगी. आपका साइड हसल ऐसा कोई जरूरी है जो आपको पैसे कमा के दे रहा हो. वरना जाहिर है अम्मा अब्बा जो है क्वेश्चन उठाएंगे, आपकी शादी हुई है, बीवी बच्चे घर में भूखे पड़े हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है. दैट डजंट मेक सेंस भाई. तो आपको सारी चीजें मैनेज करनी है. मैं लिटरली 5 चीजें मैनेज करता हूँ. आई हैव 2 बिजनेसेस, आई हैव 2 चैनल्स, फिर उसके बाद मेरी कंसल्टेशन है. आई आल्सो गिव ऑनलाइन क्लासेस आर्ट की. तो आई हैव टू डू इट बिकॉज देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट. कुछ मुझे ही करना है. अगर मुझे अपने शौक पूरे करने हैं तो मुझे दूसरी साइड पे पैसे कमाने हैं. तो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस, एंड देन आप ही को सारी स्ट्रगल करनी है. ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, हम ये करेंगे तो हम वो नहीं कर सकते, आई रियली थिंक दैट्स बुलशिट. आपको खुद आप कर सकते हैं, बस आप बहाने ढूंढते हैं. और अम्मा अब्बा भी उसी को कन्विंस होंगे जब आप भी उनको करके दिखाएंगे, क्योंकि जाहिर है सक्सेस नजर आता है, कन्वर्ट होता है, तो लोग उस पर बिलीव करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है रामेश. आपने वीडियो एडिटिंग भी की होगी, जाहिर सी बात है. आप इलस्ट्रेशन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं. और सेम गोज फॉर सारा. सारा लाइक ब्लॉग्स लिखती हैं. मैंने भी किसी टाइम पे यूट्यूब चैनल बनाया था, ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी. तो जब मैं वीडियो एडिट करता था तो इट टेक ऑलमोस्ट 9 hours टू एडिट अ सिंगल वीडियो, जिसमें कुछ भी नहीं होता था, बस जरा से सिनेमैटिक्स, जरा सी गुफ्तगू, दैट्स इट. तो आप लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब एक तो जाहिर सी बात है वीडियो एडिटिंग और फिर बनाना, कंटेंट बनाने को आप लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? और थॉट्स जो आप लोगों ने डिजाइन करनी होती है अपनी उस कंटेंट से रिलेटेड, उसको कैसे आप, मतलब दिमाग को कैसे चलाते हैं यार? बहुत डिफिकल्ट होता है दिमाग को चलाना. एडिट करना तो बात की गेम है. इट्स अ पेड जॉब. ठीक है, आप उससे अभी अगर मैं नहीं, मेरा अकाउंट मोनेटाइजेशन पे गया हुआ बट लेटर ऑन जाएगा तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे. ठीक है, तो मेरे लिए वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं अगर कोई जॉब कर रही होती तो मैं अपने काम को लिस्ट डाउन करती कि जी आज मैंने ये करना है. तो मेरे लिए बिल्कुल वो कंटेंट बनाना ऐसे ही होता है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आई हूँ तो मुझे पता है मैं पहले उस पर रिसर्च करूंगी कि मार्केट में उसके बारे में क्या रिव्यूज है, फिर मैं उसको खुद इस्तेमाल करूंगी, फिर मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर उसकी वीडियो में लाइटिंग सही होनी चाहिए, सही से शूट हुआ होना चाहिए, फिर उसको मैं बैठ के एडिट करूंगी. ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है. और ऐसा नहीं है बिल्कुल, और देखने वालों को बिल्कुल ऐसे लगा हुआ होता है कि ओह हर वक्त ये तो लैपटॉप पे लगी हुई है, हर वक्त तो ये फ़ोन पे लगी हुई है. लोगों को ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं नेटफ्लिक्स कर रही हूँ या मैं कोई वीडियो, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ या मैं गाने सुन रही हूँ. इतने सर दर्द का काम होता है और इतनी आपकी आंखें दर्द हो जाती हैं. और वो एक म्यूजिक बीट पे, और क्योंकि मैंने एडिटिंग पढ़ी नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट अ मीडिया स्टूडेंट, तो मेरे लिए तो ट्रायल एंड एरर है. मुझे कोई चीज़ में मैं फंस जाती हूँ तो मैं फिर यूट्यूब पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि अच्छा फला म्यूजिक कैसे डालेंगे इसमें, आईफोन पे म्यूजिक कैसे डाउनलोड होता है, यहाँ तो म्यूजिक नहीं आता, एप्स बाय करनी है. तो एक प्रॉपर पूरा ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है जो आपको ध्यान से और सही से करनी होती है. मैं लकी इस तरह से हूँ कि मेरी बहन मीडिया स्टूडेंट है और उसने जो है वो एडवर्टाइजिंग पढ़ी है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प उससे ले लेती हूँ. कुछ चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ, वो मुझे हेल्प कर देती है. तो ऑब्वियसली ये पूरा एक टाइम कंज्यूमिंग स्टफ है और मेहनत का काम है.
और इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखें, अगर आप इसको एज अ फर्स्ट जॉब ले रहे हैं तो आप इसको फिर रिकंसिडर करें, क्योंकि शुरू का कुछ टाइम वैसे ही है, जैसे एक्टर बनने हम जाते हैं, सबको होता है कि मैं हीरो बन जाऊं, लेकिन शाहरुख खान तो एक ही है ना। पर अब तो टिकटॉक पे आ गए लोग। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप उतना क्लिक करेंगे, तो आप अपने 2-3 साल एक ऐसी चीज पे लगा दें और जो फिर आपकी फेवर में वर्कआउट ना करें, तो आप अपना वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि इसको आप, इसलिए मैंने पहली चीज की थी कि आप अपनी बाकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, और फिर अगर कर सकते हैं तो इसको आप साथ लेके चलें। जैसे जैद अली टी है, उनके साथ मैंने उनकी एक वीडियो की है मैंने, लाइक ही इज अ स्टार। उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं इससे, उनके पास गाड़ी घर पता नहीं क्या क्या। और मुझे याद है कि मैं उनकी शुरू में आए थे तो वीडियो देखती थी और मैं अपनी अम्मी को तंग कर रही होती थी वो वीडियो दिखा के, क्योंकि वो अपनी अम्मी को तंग करते थे। तो बहुत सारी चीजें अब जैसे ये हैं, अब इन्होंने भी जिस तरह बताया कि 5 चीजें ये लोग ये साथ साथ कर रहे हैं। अब इन्होंने खुद एडिटिंग पढ़ी हुई, कितनी डिटेल में जाके ये एडिट करते होंगे, और इनका चैनल अर्न भी कर रहा है, फिर भी इन्होंने दूसरे सोर्सेज रखे हुए, क्योंकि आपको नहीं पता एक दिन अचानक पाकिस्तान की कोई पॉलिसी आ जाए, कहीं यूट्यूब बैन हो गया, नहीं चल रहा पाकिस्तान बिल्कुल में, ऐसे ही है। तो आपके पास हमेशा डोर्स ओपन होने चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर आप अर्न करें तो वो जैसे कहते हैं ना, ये हवाई रोजी है, तो ये उस तरह से है। तो यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान फॉर श्योर, एंड या इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट वही है कि नथिंग कम्स इजी। अगर आपको ऑडियंस और एंगेजमेंट और सारी चीजें चाहिए तो आपको फिर उसमें टाइम और एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे है जी रामेश। अच्छा, सो एडिटिंग का मेरा तो हिसाब ये है कि मैंने भी एडिटिंग एक्चुअली पढ़ी नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है। दानिश ने भी एक्चुअली यूट्यूब, हम लाइक वी वर नॉट मीडिया स्टूडेंट्स। मैंने बताया मैंने बिजनेस पढ़ा है, दानिश इंजीनियर है, तो हमने ये सारा जितना कुछ करा है ये सब यूट्यूब से देख देख के। एंड दिस शुड आल्सो सर्व एज एन एग्जांपल कि भाई सब कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर आप उसमें टाइम लगा। अगर ये तो दानिश पहली भाई देख चीज, रहे हैं अगर ये दानिश भाई देख रहे हैं तो दानिश भाई आपको दोनों हाथों से सल्यूट है, बिकॉज आपकी यार एडिटिंग यार मैं कहता हूँ पीक लेवल पे है। मतलब कोई मतलब प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं बनते हैं, मतलब आपके मैंने देखे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैं बता आपको दूंगा यार, कोई मसला नहीं है। प्लीज प्लीज रामेश भाई कंटिन्यू, सॉरी। तो अब जहां तक कि मैनेजमेंट की बात है, सो मैंने अपना बड़ा स्ट्रीमलाइन एक प्रोसेस बनाया हुआ है। मुझे पता है कि यार मेरे मेरे स्टूडियो के अंदर कैमरा सेट हुए हुए हैं, मेरी लाइट्स कहाँ पे सेट हुई हुई हैं, मुझे पता है मुझे सीक्वेंसेस कैसे शूट करने हैं। सो व्हेन आई एम शूटिंग आई एम ऑलरेडी मेकिंग दैट एडिट इन माय हेड। मैं कभी भी, मेरे पास एक्स्ट्रा फुटेज नहीं होती, मैं मुझे पता होता है गोइंग, अब मुझे व्लॉग, बिकॉज मसला की अच्छी बात है कि व्हेन यू आर व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग का फायदा ये है कि आप, बिकॉज ऑन द स्पॉट सब चीजें बना रहे होते हैं, तो एडिट भी टेक्निकली आपके दिमाग में चल रहा होता है। यू नॉट शूटिंग एक्स्ट्रा फुटेज, यू डोंट हैव द कैपेसिटी कि आप बैठ के मल्टीपल टेक्स लेंगे, बिकॉज द फर्स्ट टेक इज ऑल यू हैव। तो उसकी वजह से अब मुझे इतना मेरा दिमाग ट्रेन हो गया कि अब, क्योंकि मैं जब, अब ऑब्वियसली मेरे अपने चैनल की जो वीडियोज हैं उसमें मेरे पास लिबर्टी है कि मैं उसमें 5,000 टेक ले लूं, क्योंकि मैं बैठ के प्रोडक्ट रिव्यूज कर रहा हूँ, राइट। बट मैं उसमें इतना पक्का हो गया हूँ कि मुझे अब टेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है कि मेरा इतना सीक्वेंस है, इस पॉइंट तक मुझे इंट्रो देना है, उसके बाद मुझे अपना बी रोल दिखाना है, उसके बाद मुझे एक बोलना, ओपिनियन देना है, आउट टेक्स करने हैं, बस। तो मेरे लिए लाइक एनी वीडियो डज नॉट एक्सीड 40 मिनट्स व्हेन आई एम शूटिंग इट। लाइक मैंने अपने चैनल पे 40 मिनट से ज्यादा आज तक कोई वीडियो स्पेंड ही नहीं करी शूट के दौरान, बिकॉज सब कुछ बना हुआ होता है। एडिट के अंदर मैक्सिमम मुझे 1.5 घंटा लगता है। सो एनी वीडियो दैट यू सी ऑन माई चैनल, मैक्सिमम भले वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा मैं एक्सीड नहीं करता, अनलेस कोई बहुत व्लॉग ऐसा हो, कोई ट्रैवल व्लॉग हो और 4 या 8 10 दिन की मैंने फुटेज जमा करी हुई हो, जो कि बहुत कम होता है मेरे चैनल पे। और जहां तक कि यार मैनेजमेंट की बात है, सो आई हैव मेड टाइम स्लॉट्स थ्रू आउट द डे। तो मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मुझे पता है मुझे जिम जाना है, 8 से 10 मैं वर्कआउट करता हूँ, 10 बजे से 11 बजे तक मेरे मेरे मील्स हैं, मेरे शेक्स का टाइम है, मुझे पता है न्यूट्रिशन का टाइम है। 11 के ऑनवर्ड्स मुझे पता है 11 से 3 बजे तक मुझे अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, 3 से 5 तक मुझे शूटिंग करनी है, 5 से 7 तक ये करना है, 7 बजे आई एम एट होम, उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं करना। देन आई हैव टू स्पेंड माय टाइम विद माय फैमिली, और 11:30 बजे मैं सो जाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव के सोना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना दिमाग चलाना है, अगर आपको कुछ भी करना है, यू नीड टू स्लीप। लोग अपने स्लीप पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और स्लीप से आई एम श्योर सारा वो एग्री कि स्किन हो गई, नेल्स हो गए, हेयर हो गया, सब कुछ आपकी नींद से कनेक्टेड है। जो लोग ज्यादा सोते नहीं है, मतलब ज्यादा सोना ऐसे नहीं कि आप बस 14 घंटे 20 घंटे सोते रहे, बट 9 आवर्स स्लीप रिकमेंडेड है हर चीज के लिए। अगर आप लाइक वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल रिकवरी के लिए भी आप बोलते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए आपको 7 to 9 आवर्स जरूरी है। प्राइम मेंटल फंक्शन के लिए आपको 7 to 9 आवर्स जरूरी है। तो आई थिंक मेरा बड़ा सेट हुआ हुआ है, एंड आई बीन फॉलोइंग दिस रूटीन फॉर इयर्स।
तो मेरी जिंदगी में मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि अगर कोई नई चीज आ गई है, आई एम नॉट ओवर स्ट्रेस, मैं कभी भी 11th आवर पे काम नहीं करता, एवरीथिंग इज प्रीटी प्लान्ड आउट एंड आई थिंक दैट्स द वे टू गो, उसके अलावा नहीं कर सकते आप हैंडल। ब्रो इट मीन यू आर सुपरमैन। और सीधी बात है उससे हट के एक बात है कि पिछले दिनों ही कुछ आई गेस 1 वीक या 2 वीक्स बिफोर रामेश भाई को कोविड के सिम्टम्स हुए थे। फिर उसके बाद वो टेस्ट पॉजिटिव भी आया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब रामेश भाई हमारे साथ है, बैठे हैं और देखें किस तरह कोई खांसी वासी भी नहीं हो रही भाई को। तो बहुत बहुत मतलब इन्होंने मतलब जो अपना टाइम फिक्स किया था और जिस तरह से इन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, अपने वर्कआउट्स के बारे में बताया, अपनी डाइट के बारे में बताया, तो यही सारी चीजें आई गेस यही सारी चीजें जो इनको बेनिफिट कर गई और आज इनको ये रिकवर कर गए। और आज नहीं, काफी टाइम हो गया और बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर कर दिया था, हम सबने सोशल मीडिया पे देखा था। तो जो लोग भी देख रहे हैं और कोविड-19 के इस दौर में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और रामेश भाई भी कुछ शेयर करेंगे। रामेश भाई आपने किस तरह से इसको खत्म किया कोविड को, कैसे यार मेंटली? देखो, इसमें मेरा कुछ कंट्रोल नहीं था सीधी सीधी बात है। आई थिंक ये इट हैज, देखो पास तो इट्स लाइक एक 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 वायरस है ना, तो वायरस का बॉटम लाइन ये होती है कि वो आपको लगता है, वो अपने सिम्टम्स दिखाता है एंड देन इट गोज अवे। और मसला उस वक्त होता है जब इफ योर इम्यून सिस्टम इज वीक, इफ यूर वीक, अगर आपकी बॉडी वीक है और वो वायरस के सिम्टम्स की वजह से फिर आपके और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी एक्टिव, वेरी हेल्दी। मुझे 4 दिन बहुत ज्यादा सिम्टम्स हुए, मैंने मैनेजमेंट बिल्कुल पक्के तरीके से करी। मैं आई डिडंट इवन गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप घर पे ही आइसोलेट अपने आप को कर लें, बिकॉज हॉस्पिटल तक आने की आपको जरूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट ज्यादातर जो यंग लोग हैं उनको जो 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 हो रहा है, ये मेरे भी बहुत सारे दोस्तों को हुआ है, तो वो दे केम आउट ऑफ इट वेरी, मतलब वेरी इजीली। और यंग लोगों के लिए इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये नहीं है कि इसकी वजह से यंग लोग बहुत ईजी होना शुरू हो जाए, क्योंकि यंग लोग जब कैरियर्स बनते हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ आई वाज रिस्पांसिबल, तो मेरे माँ बाप मेरे मेरे घर पे लग सकता था किसी को, एंड अगर उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, देन आई माइट हैव एंडेड अप रियली रियली हर्टिंग समबडी। तो ये एक रिस्पांसिबिलिटी है। दूसरी चीज ये कि यार, स्मॉल फनी स्टोरी, बिकॉज मैं आइसोलेट हुआ था, आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, तो मैंने इन 10 दिनों के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीख लिया। आई वाज लाइक यार टाइम तो अपना कुछ ना कुछ करना है, तो आई लर्न वेब डेवलपमेंट और मैंने अपनी साइट 10 दिन में बना के, जिस दिन मैं बाहर आया हूँ अपनी आइसोलेशन से, उस दिन मेरा ब्लॉग लाइव हो गया और मैंने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना के सब कुछ करके उसको लाइव कर दिया तो आई थिंक ये भी एक एग्जांपल है कि भाई टाइम को जाया नहीं करना है। आप भले बीमार पड़े हो, इफ यू हैव द टाइम यूज इट यार, क्योंकि इतना कंपेरेटिव जमाना है, देयर इज नो टाइम टू लूज। सारा आज जो भी इंस्टाग्राम, क्योंकि फेसबुक का यूज कंपैरेटिवली लोगों ने कम कर दिया, लाइक दूसरे लोग आ गए हैं, लेकिन जो वो लोग आ गए हैं जो इलिटरेट थे, लेकिन जितनी भी लिटरेट आवाम थी और जो इलिटरेट भी थी वो सारी शिफ्ट हो गई है इंस्टाग्राम पे। इस बात से तो आप लोग सभी एग्री करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जिनके 300-200 फॉलोअर्स होते हैं और सिर्फ उनकी अपनी तस्वीरें होती हैं और उसके ऊपर उल्टे सीधे फिल्टर लगे होते हैं, डॉग फिल्टर लगा होता है और नीचे कैप्शन लिखा होता है जैसे ब्रोकन हार्ट हो, इस तरह से डाले हुए कैप्शंस होते हैं और लिखा होता है ब्लॉगर। ब्लॉगिंग का मकसद और लिखा मतलब हुआ एक होता है। different चीज़ है। ब्लॉगर, उनकी प्रोफाइल पे लिखा होता है हाँ। ब्लॉगर, सही है। और बेसिकली ब्लॉगिंग इज समथिंग एल्स। ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी मतलब एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है तब जाके बंदा ब्लॉगर बनता है। बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड लिखना होता है, लाइफ से रिलेटेड लिखना होता है। लेकिन वो लोग बस अपनी सेल्फी डालते हैं, डॉग फिल्टर लगाते हैं और नीचे ब्रोकन हार्ट डालते हैं और कहते हैं आई एम अ ब्लॉगर। तो उनके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? अब देखिए, मुझे मैं आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन दिस। देखिए, ये तो हर जगह है, ठीक है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, हर प्रोफेशन में है। जो जहाँ पे इस तरह के लोग आ जाते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि ठीक है, अगर आप वो करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं और अगर वो लिख के ये समझ रहे हैं अपने आप को, तो ठीक है, समझने दें। बट वही है कि ग्रोथ नहीं है उसमें। नासिर खान जान को देख लें आप, यूट्यूब पे वर्ल्ड फेमस नासिर खान जान, नोमान खान जान और पता नहीं कौन कौन से जान निकल निकल के आ गए हैं और बस बढ़ते जा देखिए, रहे हैं मजीद। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने इसलिए आपको पहले कहा था कि ऑडियंस हर तरह की अवेलेबल है। चाहे आप हिजाबी हैं, चाहे आप मेकअप के शौकीन हैं, चाहे आप स्किन केयर के हैं, हर तरह की ऑडियंस आपको वहां मिलेगी जिसको आपने टारगेट करना है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन। अब नासिर खान जान ने भी एक वीडियो में तो वो हिट नहीं हुए ना,
वो बनाते रहे, आखिर उन्होंने उस तरह की ऑडियंस को रीच किया, मेहनत ठीक है है। उनकी। और वो ऑडियंस के साथ साथ उन्होंने वैसे लोगों को भी रीच किया कि जो कह रहे थे ओहो ये क्या है, तो वो वैसे ही कमेंट करते थे और एक दूसरे को सेंड कर रहे होते थे। तो या तो आप कोई बहुत ही अनोखा और अजीब अनोखी चीज कर लें तो भी आप हिट और फेमस। तो देखिए यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि यू नीड टू हैव अ प्लान। आपका ये प्लान भी हो सकता है कि मैंने कुछ भी करके फेमस होना है, मैं कुछ भी ऐसा करूं कि मेरी वीडियो शेयर हो, फिर उसको उसमें आपको एक अलग तरह की पब्लिसिटी मिलती है। अब अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यू कैन गो ऑन विद इट, ठीक है। अगर आपको एक डिसेंट ऑडियंस चाहिए तो फिर आपको उसी तरह आना होगा। तो जिस भी तरह के लोग हैं जो भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, देखिए यही तो बात है ना कि यहाँ पे कोई स्क्रूटिनी नहीं हो रही, कोई आपका कंटेंट जो है वो जब तक आप मोनेटाइजेशन तक नहीं पहुंचते आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। अब आपने एक अकाउंट बना लिया, इंस्टाग्राम आपको नहीं रोकता कि आप क्या बनाएं और क्या शेयर करें, तो वो आपकी मर्जी है। बट आई डोंट थिंक सो कि हम जो जिस जगह पे अभी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि वो डिस्कशन में आते भी हैं या वर्थ भी करते हैं इस चीज को। दे आर जस्ट लाइक देयर एंड आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइक अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नर ने इनवाइट किया था टिकटॉकर्स को अपने पास, कोविड-19 के अवेयरनेस के हवाले से। वो चाह रहे थे कि कुछ कैंपेन की जाए टिकटॉकर्स की जानिब से। और इसी तरह जो है आज से कुछ टाइम पहले, आई गेस 7 to 8 months बिफोर, मेरा ख्याल है कि इतना ही टाइम था, लेकिन बहरहाल जो भी था, कुछ टाइम पहले कंटेंट क्रिएटर्स को भी इमरान खान साहब ने बुलाया था। दैट वाज समथिंग एल्स। लेकिन लोगों ने इस टिकटॉक वाले एक्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करना बनता था कि नहीं? और जो इमरान खान साहब ने बुलाया कंटेंट क्रिएटर्स को, दैट वाज समथिंग एल्स, दैट वाज समथिंग गुड। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे टिकटॉक वाले मामले पे? यार आई वुड एक्चुअली, देखो, आई अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट अब इस बार एक्चुअली, आप पहले, जी जी थैंक्स सर। तो इस बार आप पहले। आई I actually think I understand where the government is coming from when they reach out to TikTokers, क्योंकि देखो reality ये है कि they've got the numbers. हम कितने भी बड़े यूट्यूबर हों, हमारी कम्युनिटी कितनी भी बड़ी हो, collectively 4 टिकटॉकर्स जो इस वक्त टॉप के हैं पाकिस्तान के, तो कलेक्टिवली वो इस वक्त लिटरली प्रॉब्ली पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से ज्यादा नंबर्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी तो रियलिटी हम सबको पता है, वी एग्री विद दैट, वी एक्सेप्ट दैट। प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक जो गवर्नमेंट इस वक्त टनल विजन हो जाती है, व्हेन आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैं इस चीज पे बड़ा मतलब सोच चुका हूँ, इस पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसको बहुत एनालाइज कर चुका हूँ। मसला ये है कि हुकूमत इस वक्त ये नहीं देख रही कि टिकटॉकर्स का के पास नंबर्स तो हैं, बट दे डोंट हैव द इन्फ्लुएंस। इस वक्त कोई भी टिकटॉकर ऐसा नहीं है जो कि अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है किसी भी चीज के लिए, और उसकी वजह ये है कि प्राइमरीली जो प्लेटफॉर्म है ना टिकटॉक, दैट्स नॉट सपोज टू बी फॉर इन्फ्लुएंस। आप 15 सेकंड से 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की वीडियो देखते हैं जिसमें कोई बंदा नाच रहा है या कोई बंदा पैरोडीज कर रहा है। यू गो देयर फॉर एंटरटेनमेंट, एंड आप स्वाइप अप करते हैं तो किसी और की शक्ल आ जाती है। आप 10 मिनट की IGTV किसी की बैठ की वीडियो देखते हैं या 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो देखते हैं, you're not there for entertainment. आप genuinely उसका opinion सुनना चाह रहे हैं, आप उससे emotionally connect हुए हैं, so they can convince you. I'm sure Sarah can convince her followers. I know I can convince my followers. A TikToker will not be able to convince their followers because TikToker ने जहाँ पे थोड़े से ज्ञान देना शुरू करे, followers एकदम बोलेंगे कि यार क्या बकवास कर रहा है, दूसरी साइड पर चले जाएंगे। तो मसला इस पर टिकटॉक का एज अ प्लेटफॉर्म और टिकटॉकर्स का एज क्रिएटर्स ये है कि उनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत ने इस वक्त कर रहा था वो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही था, बट वो कैंपेन किसके लिए रन करेंगे जब वो लोग को सुनना ही नहीं है। और टिकटॉकर से खुद के पास वो इतने ज्यादातर बच्चे हैं 12 साल के, 14 साल के, उनका वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है ही नहीं जो वो उनको समझ आए कि पेंडेमिक की क्या सीरियसनेस है। अब मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी व्हेन आई गॉट आउट ऑफ आइसोलेशन, तो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर, जिस तो तुमने भी जिस पर अभी बात करी, आई मेड लाइक अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड आई गॉट कॉल्स बाय डॉक्टर्स सेइंग कि यार आपकी वीडियो के अंदर जो आपने बोला है, जो आपके नीचे फॉलोअर्स बोल रहे हैं कि यार हाँ अभी फॉलो करेंगे, हम पिछले 5 महीने से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल इट टुक यू वाज 11 मिनट्स टू कन्विंस लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और हम 5 महीने से ये बोल बोल के थक गए हैं, किसी को समझ नहीं आ रही थी। मुझे मेरे ख्याल से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने मैसेज करा है कि यार आपने जो बताया अब हम एग्जैक्टली यही फॉलो करना चाह रहे हैं, हमें हो गया है, मेरे पापा को हो गया है, मेरे इसको हो गया, और आप अपनी दवाइयां भी बता दें। ऑब्वियसली क्योंकि मैं मेडिकल पर्सन नहीं हूँ तो मैंने दवाइयां नहीं बताई, वजह है कि मैं मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकता। आई कैन टेल यू व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज,
बट आई कांट प्रिस्क्राइब कि दवाइयाँ कौन सी हैं. तो आई फील टिकटॉक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में फर्क ये है कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस बहुत है. वी हैव दैट पावर टू एक्चुअली कनेक्ट विद पीपल इमोशनली एंड उनको हम कन्विंस कर सकते हैं. टिकटॉक पे अभी वो नहीं है, तो उसकी वजह से आई थिंक इट्स अ टेरिबल आइडिया. दैट्स व्हाट आई थिंक. अब इतने सारे टिकटॉकर्स हैं इस वक्त, बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं, और बहुत सारों के मिलियंस में फॉलोइंग है. बट स्टिल उन मतलब इतने सारों में भी ले दे के सिर्फ एक ही बंदा है, इंडिया से है, मिरादुल मदोक नाम का, बस ही इज द ओनली गाय हु इन्फ्लुएंस पीपल ऑन टिकटॉक, दैट्स इट. और वो भी कितना कर लेता है, वो भी शिफ्ट हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर. तो इवन वो खुद बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें. वो प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन है. दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म. बिल्कुल, वी कांट डिनाई दिस थिंग. सो सारा, सेम क्वेश्चन फॉर यू. लाइक गवर्नमेंट ने जो अभी देखिए, इनिशिएटिव लिया उनको मुझे बुलाया. मेरा पर्सनली ये कॉन्सेप्ट है कि देखें, हर मैसेज की एक सीरियसनेस होती है, ठीक है, और उस सीरियसनेस को और उस चीज़ को, उस डेकोरम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं एक बहुत सीरियस बात आपसे मजाक में कर जाऊंगी तो शायद आप भी उसको सीरियसली नहीं लेंगे. लेकिन अगर एक बात जो जिस पे सीरियसनेस की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको उसको सीरियस तरीके से ही कन्वे करूँ. सो टिकटॉकर्स का ये है कि मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि उस पे वो ऑडियंस मौजूद है जो कि बस शायद टाइम किल करना चाहती है और एंटरटेनमेंट, उनको भी पता है कि ये कोई फजूल सी चीज़ है जो हम देख रहे हैं. जबकि अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम की एक ऑडियंस देखें तो बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस जो है वो आपकी सेग्रीगेट हुई हुई है. आपको पता लग जाता है कि जी फैशन का इंटरेस्ट है, वो खुद आपकी वीडियो उन लोगों को शो करेगा जो हैशटैग अगर आपने फैशन का डाला है. सेम गोज विद द यूट्यूब. तो टिकटॉकर में ये है कि मुझे नहीं पता कि हो सकता है जिस तरह इन्होंने कहा कि उन्होंने नंबर्स को तो रीच किया होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि जो सिवियरिटी ऑफ द मैसेज और जो उसकी सीरियसनेस थी वो लोगों तक पहुंची होगी. अब देखें, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है. अब जैसे अगर आप किसी को कॉल करें पाकिस्तान में तो आपको वो मैसेज आ रहा होता है कि जी कोरोना वायरस एक वबा है और आप हाथ धोएं और ये सारी चीज़ें. पर कितने लोग उसको सीरियसनेस के साथ समझ रहे हैं. और मतलब मैं तो फोन हटा देती थी कान से कि यार अब कोरोना हर जगह सुन सुन के अब ये मुझे लोग तो फोन मजाक लगे उड़ा रहे हैं, इनको उस पे भी डराने के टिकटॉक लिए बना बैठे. रहे तो एग्जैक्टली तो अब वो डिपेंड करता है. सो आई पर्सनली थिंक कि स्टेप बुरा नहीं था, बट आई थिंक वो जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो इतना सीरियस मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा उसके साथ गेट अलोंग नहीं कर रहा था. वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे. बाकी अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज शेयर करनी है तो जरूर आप उन लोगों को तक पहुंच सकते हैं. शायद बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होंगे जिनको उर्दू समझ भी नहीं आती होगी, उनकी जबान ही दूसरी होगी, वो सिंधी पंजाबी या कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, उनको वो मैसेज भी शायद कन्वे नहीं हो रहा होगा. वो तो सब बस म्यूजिक सुन के एंजॉय कर लेते हैं और जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको देख लिया कि अच्छा समथिंग इज हैपनिंग. तो वो वाली ऑडियंस है जिसको मुझे नहीं पता कि वो मैसेज कन्वे हुआ होगा या नहीं. I've got a question for both of you. Like, what do you expect from government being a content creator? मतलब हमारी गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? अब ये तो एक चीज थी डिफरेंट ना, बट स्टिल इमरान खान साहब ने बुलाया था, अभी डिजिटल समथिंग कुछ हो रहा था, बोलना नहीं पसंद कर रहा मैं, बहरहाल बुलाया था काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, काफी सारे ब्लॉगर्स भी गए थे, काफी सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है सभी को बुलाया था. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करे, मतलब क्या क्या इनिशिएटिव्स उनको लेने चाहिए? यार सबसे पहले तो आई वुड ऑनेस्टली से कि हमारा, जी थैंक्स, हमारा जो डिजिटल पेमेंट्स का मसला है ना, वो सबसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन पाकिस्तान इज दैट पाकिस्तान को कोई भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में सपोर्ट नहीं करता. सो यू गॉट अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म दैट्स कॉल्ड पेपैल, और पूरी दुनिया के अंदर पेपैल के ऊपर ट्रांजैक्शंस होती हैं. आपके जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके मर्चेंडाइज पेपैल के थ्रू होती है. पेट्रियन के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर क्राउड फंडिंग होती है, क्राउड सोर्सिंग होती है. पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हैं ही नहीं अपेरेंटली. तो अभी मैंने रिसेंटली देखा तो क्राउड फंडिंग या क्राउड सोर्सिंग, तो नॉट क्राउड सोर्सिंग, क्राउड फंडिंग इज एक्चुअली इलीगल इन पाकिस्तान. और क्राउड फंडिंग बेसिकली ये होता है, जिस तरह किक स्टार्टर के नाम से एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर, उसमें होता ये है कि यू क्रिएट समथिंग एंड आपको फंड नहीं मिला या किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने, किसी इन्वेस्टर ने आपको पैसे नहीं दिए. So you basically go online, you pitch that idea on that platform, and then you ask your fans to basically pitch in and make that idea a possibility. और fans को उसमें से कुछ हर fan को अपनी इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कुछ रिटर्न में मिलता है. वो उसके पूरा एक मैकेनिक्स है.
अब ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कैंपेन्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी इन्वेंशन जो है वो किकस्टार्टर से स्टार्ट हुई हैं एंड देन दे बिकेम लाइक वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर क्राउड फंडिंग ही इलीगल है। मतलब अगर मैं आज बोलूँ कि यार मुझे आज एक ये प्रोजेक्ट खड़ा करना है एंड आई वांट माय फैंस टू काइंड ऑफ सपोर्ट दिस, तो मैं डोनेशंस तो मांग सकता हूँ बट आई कांट क्राउड फंड। अब मुझे डोनेशंस नहीं मांगनी। फॉर एग्जांपल मेरा मतलब लेट्स से मुझे कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है और मुझे डोनेशन बेसिस पे, चैरिटी बेसिस पे नहीं करना है। आई वांट टू इन्वॉल्व माय फैंस, आई वांट टू हैव अ ट्रांजैक्शन कि भाई आपने इसमें लेट्स से $10 दिए हैं तो $10 के अगेंस्ट आपको ये मिलेगा, आपने $20 कमिट किए तो उसके अगेंस्ट ये मिलेगा, आपने $100 की कमिटमेंट करी है तो उसके अगेंस्ट आपको ये मिलेगा। यू कांट डू दैट इन पाकिस्तान। दूसरी चीज है कि पेपैल इस तरीके के जो ऑनलाइन परचेजिंग सॉरी मनी पेमेंट जो वो हैं सोल्यूशन हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेपैल आएगा, पेपैल आएगा, पेपैल आएगा, वो नहीं आया। एज अ फ्रीलांसर जितनी प्रॉब्लम मुझे होती है बाहर से पेमेंट्स पाकिस्तान मंगवाने के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। तीसरी चीज ये है कि भाई यूट्यूब के जो पैसे हैं, यूट्यूब से आप जो भी ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं लीगली, वो पाकिस्तान के अंदर एज अ रेमिटेंस आता है। ठीक है, रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसके बावजूद जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके पीछे एफबीआर इस तरीके से लगी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई किस बात के आप पीछे लगे हुए हैं जब आपकी हुकूमत ने बोला हुआ है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है? हम क्यों देंगे उस चीज के ऊपर टैक्स? अब वो इधर आ गया, हमने किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और उस चीज के ऊपर हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो हु आर यू टू से कि यार आपके पास ये 2 करोड़ रुपए आए हैं, इसके ऊपर आपने टैक्स क्यों नहीं दिया? मुझे टैक्स हमारे नहीं देना, बिल्कुल हमारे पास सही तो है। चलता है ना, जो खामोश और इनोसेंट लोग हैं उनके पीछे एफबीआर पड़ जाती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज पड़ जाती है, लेकिन जो मतलब के जो कर रहे होते हैं असल काम, उनके पास तो कोई जाता हाँ, ही उनके पीछे नहीं है। फिर उसके अलावा ये कि आई नो कि साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम का बहुत इस हुकूमत ने जो है वो पुश किया है, बट फिर भी अभी भी आई स्टिल फील कि साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम की जो एक एक सेटअप, एक सिस्टम होना चाहिए ना, वो वैसा नहीं है। बिकॉज यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हर वक्त साइबर बुली होते रहते हैं। हम लोग हर वक्त एट रिस्क रहते हैं और बहुत सारी चीजों को सीरियसली नहीं लिया जाता। फिर उसके है। बाद ये क्या सिस्टम ओवरऑल जो है ना, अब जो अभी थोड़े दिन पहले ये खबर फैली थी कि यूट्यूबर्स के ऊपर एक लाइसेंस लगेगा कि हम लोगों को 50 लाख रुपए देकर लाइसेंस खरीदना पड़ेगा अगर हमें यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है। अब भाई कोई बंदे की मोनेटाइजेशन नहीं हुई है, 500 रुपए कमा नहीं रहा, वो 50 लाख सुन के तो उसकी सांस वैसे रुक जानी है। तो इस तरीके की जब हुकूमत की तरफ से सिग्नल्स आते हैं तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अनसर्टेनिटी हो जाती है। एंड आप उस अनसर्टेन फिर अभी ये फैला था कि हम यूट्यूब को बैन कर देंगे फिर से क्योंकि यूट्यूब हमारे एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा। अबे भाई, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई चीज होती है, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। अब लिटरली मैं बताऊं, मैंने अपना स्टूडियो सेट किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के मैंने स्टूडियो सेट किया। जिस दिन मेरा स्टूडियो लाइव हुआ है उसके अगले दिन ये खबर आ गई कि यूट्यूब बैन हो रहा है। मेरा तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ हिल गया। मैंने बोला भाई ये इतना जो मैंने पैसा लगाया है यूट्यूब बैन हो गया तो मैं इसका क्या करूंगा? ये इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन इन्वेस्टिंग। अगर मैं किसी किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाऊं, उसको बोलूं भाई आप इतने करोड़ों पे लगा दो, आई नो आई कैन मेक अ बिजनेस मॉडल आउट ऑफ इट, बट वो बोलेगा यार आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपके हुकूमत जो है इसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, ये आपका एनवायरनमेंट इतना जो है वो एनकरेजिंग नहीं है, तो हम किस बात के पैसे लगाएं? एंड आई एम श्योर, आई मीन सारा इज इन दुबई, आई डोंट नो दुबई का क्या सीन है। आई लव टू नो कि दुबई में कंटेंट क्रिएटर्स किस तरीके से सपोर्ट होता है, बट पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि अभी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सेम थिंग लाइक पाकिस्तान में जब तक मैं था तो पाकिस्तान में एक अलग तरीके से डील किया जा रहा था, मतलब इतनी कोई वर्थ नहीं थी। हाँ, ऑडियंस बहुत वर्थ देती है, बहुत प्यार देती है, लेकिन एक फर्क मैंने महसूस किया कि यहाँ पे आपकी मोनेटाइजेशन और यूट्यूब हो या जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेपैल और ये सारी सर्विसेज सारी मौजूद है, तो इसकी वजह से भी, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट करती है। जी सारा, तो सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू। हाँ, अब आप देखें, मेरा क्योंकि मोनेटाइजेशन और उसमें नहीं गया तो मुझे पेमेंट्स का इशू इतना नहीं पता, बट ऑब्वियसली जो पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है पेपैल, तो सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कहीं कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको करनी होती है तो वो फॉरन आपसे पेपैल मांगते हैं। तो आई थिंक ये वाला तो एक पॉइंट है जो होना चाहिए। आई सेकंड दैट कम्प्लीटली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो इन्होंने ये साइबर बुलिंग वाली बात की है, भाई जो आपके कमेंट्स हैं, जो जो जिसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा होता है। तो देखिए दुबई में इस चीज़ पे रूल लगा हुआ है, अगर आप किसी की पिक्चर पे जाके या कोई उल्टा सीधा कमेंट करते हैं वो आपको वो बंदा रिपोर्ट कर सकता है
और जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे किसी की भी विदाउट परमिशन कोई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। सो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग कि देखें बहुत सारी चीज़ें तो ये होता है कि अब वहाँ पे जो चीज़ें चल रही होती है लोग उसको रिकॉर्ड करके जो है वो पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि जी यहाँ ये चल रहा है। बट आई थिंक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस चीज़ को लेके भी होने चाहिए कि आप किसी की परमिशन बगैर वीडियो नहीं बना सकते। सेकंड चीज़ ये कि वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था कि बाकी सारे प्रोफेशंस हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये भी इसको एज ए प्रोफेशन ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जिस तरह कोई लाइसेंस रजिस्टर आई एम श्योर 50,000 रुपए दे के तो नहीं, बट एक आई थिंक इनकी वीडियो चली गई है। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने पॉज किया। आप कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, तो ये है कि एटलीस्ट 50,000 नहीं, लेकिन ये है कि इस तरह का भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने चैनल को जो है वो रजिस्टर कराएं, और थोड़ा सा इस पे होना चाहिए कि लोग क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं, और जो बिल्कुल ही फजूल किस्म के जिन ब्लॉगर्स की आप बात कर रहे थे कि 2-4 पिक्चर्स लगा दी और वो, तो उस पर भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बट जो कि आई एम श्योर लोग कहेंगे कि जी क्यों होना चाहिए, आप मतलब अच्छा आपकी ऑडियंस बनी हुई है तो आप आ जाए, आपका भी तो कभी ऐसा होगा कि 2 या 3 फॉलोअर्स होंगे। बट इस पे आई एम श्योर अगर इंस्टा ने खुद ही कोई नहीं लगाई हुई है रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को क्या ऐसे चीज़ें एक्शंस लेने चाहिए या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे वो हाँ यूट्यूब या जो है वो आपके यूट्यूब या इंस्टा के थ्रू मैसेज कन्वे करें। अब देखें जो हमारी वो ऑडियंस है जो यूट्यूब या इंस्टा पे है या टीवी देख रही है या फोन यूज कर रही है, उन तक तो ये मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। ठीक है, वो इतने एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि कोविड क्या है। अब वो उसको फॉलो करें ना करें वो और बात है, लेकिन ये चीज उनके अवेयरनेस में आ चुकी है कि ऐसी एक चीज एग्जिस्ट करती है और हमने हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं, ये करना है। अब जो लोग रह गए हैं वो लोग हैं जिनके पास ना टीवी है, फोन है अगर तो वो बिल्कुल वो वाला 3310 वाला फोन है जिसमें सिर्फ एक कॉल उठा ली, हेलो हाँ कर लिया, ठीक है। उनके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक को ये सारी चीजें नहीं है। तो आई थिंक उनको इस तरह की टीम्स असाइन करनी चाहिए जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाएं और लोगों को समझाएं और इस चीज की अवेयरनेस दें, अदर देन दिस यूट्यूब और वो इंस्टाग्राम के थ्रू। उस पे तो जितने भी अब जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से चीज़ें शेयर कर दी हैं। जैसे अब परसों मैं जो है वो लाहौर से यहाँ आई हूँ दुबई, तो मैंने पूरा ट्रैवलिंग प्रोसेस जो था वो मैंने शूट किया है और मैंने अपनी तरफ से डाला है कि जी अगली बार जितने भी अब जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उनको पता हो कि जी वहाँ पे आपसे आईसी की अप्रूवल मांगी जाती है, फिर आपका यहाँ पे आने के बाद टेस्ट होता है, स्पेसिमेन लिया जाता है, सारी चीज़ें। तो जो एजुकेटेड और अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी, वो अपनी तरफ से जो जो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, इनको खुद कोविड हुआ था और लोगों को ऐसे केसेस की जरूरत है क्योंकि अब फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इतने सारे फेक स्टेटस घूम रहे हैं कि किसी को नहीं। अब कितने सारे लोग कह रहे हैं सना मक्खी खाना है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं खाना, उससे तो डेथ हो जाती है। तो कोई रिलायबल सोर्स हो जो आपको एक बार बताएं, तो इसके लिए आपका जो है ना वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो जैसे इनका अपना था, इनको खुद हुआ, तो ये बता सकते हैं कि जी मैंने ये मेडिसिन खाई, मैंने ये चीजें ली। अब मैं ट्रैवल करके अगर मैं खुद आई हूँ तो मैंने उस चीज को फिल्म किया और मैं उसको एक्सपीरियंस करके आई हूँ, तो मुझसे बेहतर उस चीज को कोई और नहीं बता सकता। तो ये इन चीज़ों को हमें डालने की ज़रूरत है और इस चीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट करे और ये अप्रिशिएट और एनकरेज करे कि जी इस तरह का कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। इंस्टाग्राम का जाना माना नाम सारा सरफराज और ब्रो यार, यूट्यूब का प्यार रामेश सफा। तो आप दोनों बहुत अच्छा खासा जाने माने जाते हैं अपनी अपनी फील्ड में, मतलब जो आपकी फील्ड सोशल मीडिया पे चल रही है इस वक्त। तो आप लोग ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस करंट सिचुएशन में? घर बैठो। स्टे होम, स्टे सेफ। जी सारा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस सिचुएशन में नहीं, ये तो अब बहुत ज़्यादा इस वक्त तो खास ज़रूरत है, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना तो इस सिचुएशन क्या जिंदगी में आप अगर घर भी बैठे हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक माँ है तो उसको लेनी पड़ती है, खाना बनाना है, घर साफ करना है, ठीक है। एज ए ह्यूमन आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप पूरा करें। और इस सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने मास्क लगाना है अपनी सेफ्टी के लिए, अल्लाह ना करे अगर आपको है तो आपसे किसी और को ना लगे उसके लिए। ग्लव्स पहनने हैं आपने अपने लिए पहनने हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने छींकना है तो एल्बो में हाथ डालना है, तो ये सारी चीज़ें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं।
हम एज ए नेशन अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे तो बहुत सारे मुल्क हैं जो इस चीज को पीछे छोड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। ठीक है, अब मैं दुबई में आई हूँ, यहाँ पे देखें इतना नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन सबने मास्क लगाया हुआ है। मुझे एक बंदा नहीं नजर आया जिसका मास्क यहाँ उसने चिन पे किया हुआ है या उसने बात करते हुए मुझसे नीचे किया है या कुछ भी किया है। तो एवरी सिंगल पर्सन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, इंशाल्लाह विल गेट थ्रू दिस। हम और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से, बहुत बड़ी बड़ी आफतों से गुजर चुके हैं। दुआ करें और जो है वो अल्लाह से इस चीज़ से निजात मांगें और दूसरा एक रिस्पॉन्सिबल बन जाए। बाकी देखें, अल्लाह भी कहता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है ना, जिसको होना है नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं केयर करने के बाद भी उनको हो रहा है, वो कह रहे हैं हम तो घर पे थे, हम कहीं निकले ही नहीं। पर आपको तो ये होना कि यार मैंने अपना हक अदा किया, मैं अल्लाह को जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे अल्लाह ना करे हो गया तो ये अब अल्लाह की मर्जी है, पर मैंने मेरे लिमिटेशंस में जो चीजें थी, मेरे बस में जो था, वो सब मैंने किया है। सो एवरी सिंगल पर्सन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। चाहे आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, बी रिस्पॉन्सिबल, एंड आई थिंक दैट्स गोना फिक्स एवरीथिंग। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई एज एन इन्फ्लुएंसर, सही है। मेरा ये सवाल है कुछ ऐसे कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप लोग ऑडियंस जो देख रही है उनको, मतलब जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, तो आप दोनों उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार मेरा तो ये होगा कि स्टॉप लुकिंग एट मनी इन द बिगिनिंग, क्योंकि लोग पैसों को देखते हैं और पैसे अगर 2 महीने में नहीं आते तो फिर वो डिस्करेज होकर भाग जाते हैं। पैसे फौरन से किसी के पास भी नहीं आते, आपको टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियसली यू शुड हैव अ प्लान कि कैसे पैसे कमाने, बट यू शुडंट एक्सपेक्ट कि वो फौरन से कन्वर्जन होना शुरू हो जाएंगी। यू हैव टू पुट इन द आवर्स। तो बस कंसिस्टेंटली और पेशेंटली काम करते रहें, और फिर अल्लाह ताला जब आपको, भाई आपके रिस्क में जो चीज लिखी हुई है, आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आपको मिलनी है। तो आप अपना अपना एंड पे अपना काम पूरा करते रहे, जब अल्लाह ताला का वो बारी आएगी तो फिर वो अपने एंड पे वो काम अपना पूरा करेंगे। तो आपको पैसे मिल जाने हैं, आपको सक्सेस मिल जानी है, आपको शोहरत मिल जानी है, बट यू हैव टू पुट इन द आवर्स। जी सारा, आई वुड से कि देखा देखी में नहीं करें, जस्ट बिकॉज दिस इज ट्रेंडिंग। ओहो, सारा सरफराज का मेकअप ट्यूटोरियल आया, कितना अच्छा अच्छा, मेरे पास भी तो 4 ब्रश, 2 मेकअप की चीजें, चलो मैं भी बनाती हूँ, मैं भी उससे अच्छी लग सकती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका अपना इंटरेस्ट है, आपका अपना पैशन है, यू गोना गो अ लॉन्ग वे। अगर आप मुझे देख के कर लेंगे, आप 1 वीडियो कर लेंगे, 2 वीडियो कर लेंगे, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ क्या पता अच्छा वो ज्यादा अच्छी लग रही होगी, क्या पता मैंने सही नहीं किया, ये वाला प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आप ये नहीं करें। आपका जिस भी चीज, आप खाना अच्छा बनाते हैं, आपको खाना बनाने का शौक है, ये नहीं सोचिए कि ओ सारा सिर्फ खाना तो नहीं बनाती, वो तो मेकअप करती है, मैं मेकअप करूंगी। आपका जिस भी चीज में, आप कुरान अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप कुरान का तर्जुमा अच्छा करते हैं, अगर आप कोई भी चीज डिजाइनिंग अच्छी करते हैं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट और पैशन है, स्टार्ट विद इट। एंड इंशाल्लाह अगर आप सच्चे दिल से मेहनत से काम कर रहे हैं तो अल्लाह अजर देने वाला है आपको। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि भाई जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उसको कैरी करो, उसको लेके आगे बढ़ो, और मतलब जिस एक्सटेंट तक जा सकते हो जाओ, अगर आपका शौक है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जब तक घर से निकले नहीं। तो रामेश भाई और सारा, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया गुफ्तगू करके, और आई होप ये हमारा सेकंड एपिसोड आप सबको, ऑडियंस को जो हमें देख रहे हैं, उन सबको ये बहुत पसंद आए, और आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें। हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एपिसोड 3 के साथ। तब तक के लिए मुझे, रामेश भाई को और सारा को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।